जापान एक ऐसा देश जिसे दूसरे विश्व युद्ध में कड़ी हार का सामना करना पड़ा और जिस पर 2 न्यूक्लियर बॉम्ब से अटैक भी किया गया, तो उसने आखिरकार ऐसा क्या किया कि आज जापान की इकोनॉमी दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है और जापान की नेवल फोर्सेस दुनिया की चौथी सबसे ताकतवर फोर्सेस है। अगर आपको भी ये जानना है तो बने रहिए इस वीडियो मेरे साथ। जापान 6,852 द्वीपों से मिलकर बनता है। इसका कुल क्षेत्रफल 3,77,975 स्क्वायर किलोमीटर है। जापान की जनसंख्या 126 मिलियन है। जापान की नॉमिनल जीडीपी $5.41 ट्रिलियन है। जापान की पर कैपिटा जीडीपी 43,043 है। जापानीज फ्लैग वाइट कलर का होता है जिसके सेंटर में एक रेड सर्कल होता है, क्योंकि जापान को द लैंड ऑफ राइजिंग सन भी कहा जाता है। जापान के एम्परर हिरोहितो ने 15 अगस्त 1945 को अपना सरेंडर अनाउंस किया और इसी की खुशी के अंदर ब्रिटिशर्स ने ठीक 2 साल बाद भारत और पाकिस्तान को भी आज़ादी इसी दिन दी। लोगों का मानना है कि जापान ने सरेंडर इसलिए नहीं किया था क्योंकि उन पे 2 न्यूक्लियर बॉम्ब का अटैक हुआ था, पर इसलिए किया था क्योंकि सोवियत यूनियन भी दूसरे विश्व युद्ध में जापान के खिलाफ लड़ने में आ चुका था। 6 अगस्त 1945 को 8:15 पे यूएसए ने जापान के हिरोशिमा में पहला न्यूक्लियर अटैक किया। 8 अगस्त 1945 को सोवियत यूनियन ने सोवियत जापानीज न्यूट्रलिटी पैक्ट का वायोलेशन करते हुए और यात्रा एग्रीमेंट को एग्री करते हुए जापान के खिलाफ वॉर डिक्लेयर कर दी और आधी रात को 9 अगस्त 1945 को सोवियत यूनियन ने मैनचुकाओ पर इन्वेजन कर लिया। जापान को हार न मानता देख यूएसए ने उसके कुछ समय बाद दूसरा एटॉमिक बॉम्ब नागासाकी पर गिराया और जापानीज एम्परर हार ना मान ले, इसके डर से जापानीज मिलिट्री के कुछ ऑफिशियल्स ने हिरोहितो के खिलाफ कूप करने की कोशिश करी, पर वो जापानीज कूप फेल हो गया और जापानीज एम्परर ने रेडियो पर जापानीज पीपल के लिए मैसेज दिया और 15 अगस्त को उन्होंने अपना सरेंडर अनाउंस किया। 18 अगस्त को ऑक्यूपेशन ऑफ जापान स्टार्ट हो गया बाय सुप्रीम कमांडर फॉर द अलाइड पावर्स बाय द जनरल डगलस मैकआर्थर और सरेंडर सेरेमनी सितंबर 2, 1945 के दिन रखी गई। जनरल डगलस मैकआर्थर और उनके साथियों ने मिलकर जापान का पहला कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट तैयार किया। मैकआर्थर को वहां का न्यू इंपीरियल फोर्स देखा गया और कुछ जापानीज पॉलिटिकल एंड सिविलियन फिगर्स ने तो उन्हें यह भी कहा कि वे शोगुन स्टाइल गवर्नमेंट का रीबर्थ कर रहे हैं। अमेरिकन बायोग्राफर विलियम मैनचेस्टर ने तो यहां तक भी कहा कि मैकआर्थर के लीडरशिप के बिना जापान मूव नहीं कर पाता फ्रॉम एन इंपीरियल टोटलिटेरियन स्टेट टू ए डेमोक्रेसी। मैकआर्थर ने अपने अपॉइंटमेंट के दिन अनाउंस किया दैट ही sought to restore security, dignity and self-respect to the Japanese people. सुप्रीम कमांडर ऑफ अलाइड पावर्स ने 28 वॉर सस्पेक्ट्स को गिरफ्तार किया। प्रेसिडेंट हैरी ट्रूमन ने जापानीज एम्परर को ये विश्वास दिलाया था कि अगर वो सरेंडर करते हैं तो उन पे कोई भी ट्रायल्स और उसका एग्जीक्यूशन नहीं किया जाएगा, और वही सुप्रीम कमांडर फॉर अलाइड पावर्स ने भी जारी रखा और ऑक्यूपेशन 1952 तक चला। उसके बाद जापान को ऑक्यूपेशन से आज़ादी दी गई। ईयर 1954 में इकोनॉमिक रिकवरी और रिहेबिलिटेशन कंप्लीट हो चुका था। एक्सपोर्ट एनुअली 16.9% की रेट से ग्रो करे, जो कि 75% फास्टर था एज कम्पेयर टू अदर नॉन कम्युनिस्ट नेशंस। ईयर 1970 तक नॉन कम्युनिस्ट नेशन की जो टोटल एक्सपोर्ट थी उसकी 6.9% एक्सपोर्ट जापान की थी। रैपिड प्रोडक्टिविटी ग्रोथ के कारण जापानीज मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स इंटरनेशनली कॉम्पिटिटिव हो चुके थे और इसके कारण जो डेफिसिट जापान ने फेस किया था 50s में, वो 70s के मिड आते आते डिसअपियर हो गया।
ईयर 1970, जो कि शुरू हुआ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट के ख़त्म होने से और नए एक्सचेंज रेट यानी फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट के आने से जापानीज येन और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हुआ इंटरनेशनली। जापान दूसरे देशों पे आश्रित था रॉ मटेरियल्स और क्रूड ऑयल के लिए, क्योंकि उनके देश में उन्हें रॉ मटेरियल्स और क्रूड ऑयल नहीं मिल पा रहा था। इसी कारण साल 1973 में जब ओपेक नेशंस ने ऑयल एम्बार्गो इम्पोज किया ऑन द नेशंस जो कि इजराइल को यौम किपुर वॉर के अंदर सपोर्ट कर रहे थे, तब जापानीज इकोनॉमी ने फेस किए हायर इंपोर्ट बिल्स फॉर द रॉ मटेरियल्स, जिसके कारण जो उन्होंने दशक के शुरुआत में ट्रेड सरप्लस से कमाया था वह सारा का सारा बेनिफिट वाइप ऑफ हो गया और उन्हें ज़्यादा बड़ा व्यापार घाटा फेस करना पड़ा अंडर द सेकेंड ऑयल प्राइस शॉक इन 1979। कंट्री के एक्सपोर्ट को एक्सपेंड करना ही यहाँ पे जापान का मेन प्रायोरिटी बन गई, जिसके कारण जापान 21.0% एवरेज एनुअल एक्सपेंशन रेट को फेस किया। जापान को अपना एक्सपेंशन इसलिए करना पड़ा क्योंकि डेफिसिट कम करने का एक यही तरीका था उनके पास उस समय। 1980s में जब प्राइजेस ऑफ रॉ मटेरियल एंड क्रूड ऑयल फॉल करी, तब जापान एक्सपोर्ट अपने इंपोर्ट बिल से ज़्यादा कर पाया, जिसके कारण उसे काफ़ी सारे ट्रेड सरप्लसेस हुए। इसलिए दशक के दूसरे हिस्से में जापानीज येन की वैल्यू इंक्रीज हुई और वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बनता गया। क्योंकि जापान अब एक नया डेवलप्ड इंडस्ट्रियल नेशन बन चुका था, इसलिए उसे नई मुश्किलों का सामना करना पड़ा डोमेस्टिकली एंड इंटरनेशनली फ्रंट्स पर। इंटरनेशनल कम्युनिटी ने जापान पर दबाव बनाया कि वो ज़्यादा फॉरेन एड के रूप में कंट्रीब्यूट करे और अपनी जो इकोनॉमी है उसको ओपन करे इंपोर्ट्स के लिए। इसी के कारण जापान के फ्रिक्शन बढ़ने लगे विद इट्स मेजर इंपोर्टिंग एंड एक्सपोर्टिंग पार्टनर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। जो फ्रिक्शंस थे 1987 में थोड़े रिड्यूस हुए, पर प्रॉब्लम्स तब भी रही। 1990s प्रोडक्टिविटी जो थी उस समय जापानीज प्रोडक्ट की ग्रोथ हेल्थी पेस से चली। जापानीज इकोनॉमी की प्रोडक्टिविटी हेल्थी पेस से ग्रो हुई। जापानीज लीडरशिप कुछ सेक्टर्स में तो अनकॉन्शनेबल था। प्रेशर फॉर ओपनिंग अप्स उन पे बढ़ता गया और a greater role was played from the Japanese people to be played in the international organizations like International Monetary Funds. इन सब के बावजूद भी जापान ने फेस किया द लॉस्ट डेकेड। ये पीरियड था इकोनॉमिक स्टेग्नेशन का, जो कि ईयर 1991 से 2001 तक चला, जो कि जापानीज एसेट प्राइस बबल के कोलैप्स के कारण हुआ लेट 1991 में। इस पीरियड में जापानीज इकोनॉमी 1.14% एनुअली ग्रो हुई, जो कि दूसरे इंडस्ट्रियल नेशन से काफ़ी कम थी। 2018 में जापानीज इकोनॉमी अप्रॉक्स 15.4 ट्रिलियन यूएस डॉलर की है इन टर्म्स ऑफ परचेजिंग पावर पैरिटी, जो कि दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है आफ्टर चाइना, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूरोपियन यूनियन एंड इंडिया इन टर्म्स ऑफ परचेजिंग पावर पैरिटी। जापान एक मिक्स्ड इकोनॉमी है जो कि बेस्ड ऑन कैपिटलिज्म है। यहाँ पे गवर्नमेंट क्लोजली काम करती है इंडस्ट्री के साथ, और जो सेंट्रल बैंक है वो गवर्नमेंट के साथ क्लोजली वर्क करता है। जापानीज प्रोडक्ट्स का एक लार्ज पोर्शन जापानीज ऑटोमोबाइल्स एंड उसके पार्ट्स हैं, स्टील प्रोडक्ट्स हैं और सेमीकंडक्टर्स हैं। जैसे जैसे दुनिया इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ जा रही है ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, इससे जापानीज इकोनॉमी बहुत तेज से हर्ट हो रही है, बिकॉज जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है वो 1/3 लेस पार्ट्स यूज करते हैं एज कम्पेयर टू कन्वेंशनल व्हीकल्स। इस चैलेंज को फेस करने के लिए जापानीज गवर्नमेंट मैन्युफैक्चरर्स को प्रोत्साहित कर रही है कि वो कन्वेंशनल कार्स का जो प्रोडक्शन है उसे स्टॉप करे बाय 2050।
चाइना, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा कार मार्केट है, उसने पहले ही गोल सेट किया है कि दुनिया की चाइना की 5 में से 1 गाड़ी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो 2025 तक। जापान के मेन इंपोर्ट्स ऑयल एंड लिक्विफाइड नेचुरल गैस है। जापानी पीपल इसको कम करने की कोशिश कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि वह रिन्यूएबल एनर्जी पे शिफ्ट हो जाए टू बैलेंस द ट्रेड डेफिसिट एंड सरप्लस। जापान ने फुकुशिमा न्यूक्लियर डिजास्टर के बाद जो न्यूक्लियर प्लांट्स बंद किए थे उन्हें भी अब वापस चालू कर दिए हैं टू मीट द एनर्जी रिक्वायरमेंट्स। जापान रिलाय करता है उसके सेंट्रल बैंक पे टू ग्रो इट्स इकोनॉमी। गवर्नमेंट स्पेंडिंग करीब 16.94% है जीडीपी की। जापानीज गवर्नमेंट इसको टैक्सेस बढ़ाकर फाइनेंस नहीं कर सकती क्योंकि इससे जीडीपी ग्रोथ और स्लो डाउन हो जाएगी। इसी कारण द बैंक ऑफ जापान बाय करता है गवर्नमेंट डेट्स। जापानीज सेंट्रल बैंक ओन करता है 4.3 ट्रिलियन डॉलर्स इन गवर्नमेंट सिक्योरिटी एंड बॉन्ड्स, जो कि हाफ है टोटल गवर्नमेंट डेट्स का। इकोनॉमिक ग्रोथ को इंक्रीज करने के लिए बैंक ऑफ जापान इंटरेस्ट रेट्स को लो रखता है। इसकी डिस्काउंटिंग रेट है जस्ट 0.3%। जापानीज सेंट्रल बैंक ये प्रॉमिस करता है कि जो प्राइसेस हैं और जो रेट्स हैं वो लो रहेगी। इसी कारण जब कोई बिजनेस अपनी प्राइसेस को इंक्रीज करना चाहता है तब लोग बाग उसे नहीं खरीदते इस एक्सपेक्टेशन में कि ये प्राइसेस आगे जाके घटेगी, जिस कारण से न तो जापानीज कंपनीज नए एम्प्लॉयज़ को ले पाती है, न जो एग्जिस्टिंग है उनकी जो सैलरी है उनको राइज कर पाती है, जिसके कारण एम्प्लॉयज़ और ज़्यादा सेविंग्स करते हैं और विशियस साइकिल कंटिन्यू करता है। और इस एक्सपेक्टेशन के कारण जो जापानीज इकोनॉमी है वो डिफ्लेशन में चली जाती है। डिफ्लेशन एक ऐसी स्टेट है जब एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से कम होती है। जापानीज गवर्नमेंट ट्राई कर रही है इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए। जापानीज गवर्नमेंट एंड सेंट्रल बैंक, जापानीज गवर्नमेंट और वहाँ का सेंट्रल बैंक दोनों एक्सपेंशनरी फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसीज पे वर्क कर रहे हैं ताकि वहाँ की एग्रीगेट डिमांड राइज हो और डिफ्लेशन की स्टेट खत्म हो। बट आफ्टर ऑल दिस जापानीज इकोनॉमी फॉल कर गई है क्लासिक लिक्विडिटी ट्रैप के अंदर। 2010 की जनगणना के हिसाब से जापान की पॉपुलेशन 128 मिलियन थी, जो कि घटकर 2015 के सेंसस में 127 मिलियन रह गई। इस डिक्लाइन का कारण लो बर्थ रेट को बताया जा रहा है और लो इमिग्रेशन को भी बताया जा रहा है। जापानीज करंट बर्थ रेट 1.4 है, जो कि अगर आपको करंट पॉपुलेशन को मेंटेन करना है तो उसके लिए मिनिमम 2.1 की बर्थ रेट होना जरूरी है। इसको ठीक करने के लिए जापानीज गवर्नमेंट ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसके अंदर लोगों को प्रोत्साहित किया जाता है कि बर्थ रेट को इंक्रीज किया जाए 1.8 तक। इसके लिए गवर्नमेंट उन्हें अलग अलग इंसेंटिव्स देती है।